हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का अगस्ता जीएस एकेडमी में, जो आपका अपना चैनल अगस्ता जीएस एकेडमी। मैं आर के दुबे। आज मैं एक पॉलिटी का सेगमेंट लेके आया हूं। अभी तक तो आंसर राइटिंग हो ही रहा था। सर का ऐसा आदेश था कि कम से कम एक प्रीलिम्स का भी टॉपिक को टच करके आगे बढ़ा जाए। तो आज एक प्रीलिम्स का टॉपिक ऐसा प्रस्तावना को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां टच नहीं करता है। सर एक प्रीलिम्स का बैच ला रहे हैं जिसमें कि एडीओ, दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी प्रीलिम्स, इस सब तरह से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-5 ऑप्शन वाले, तो उसको व्यू में रखते हुए एक शॉर्ट तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए एक स्लाइड को। प्रस्तावना को, प्रियम्बल को ना हम एक भाषा में उद्देशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका। यदि प्रस्तावना की बात करते हैं तो इसको उद्देशिका कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगा कि सर प्रस्तावना को आप उद्देशिका क्यों कहते हैं, उद्देशिका इसको क्यों कहते हैं, प्रियम्बल को हम लोग उद्देशिका क्यों कहते हैं? तो हमारा संविधान कैसा होगा, इसका जो उद्देश्य था, पर्पस था, इसी पर्पस को लेकर के संविधान कैसा होगा। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं कि प्रस्तावना की परिभाषा क्या है, तो प्रस्तावना संविधान की एक ऐसी कुंजी है, संविधान की एक ऐसी कुंजी है जो संविधान की पारदर्शिता को दर्शाती है। यानी प्रस्तावना करती क्या है? संविधान की प्रस्तावना को दर्शाती है कि हमारा संविधान कैसा होगा। जैसे कि कोई किताब है, एक संविधान हो गया, और उसमें प्रस्तावना जो हो गई वो विषय सूची हो गई। यानी विषय सूची के अकॉर्डिंग ही किताब के अंदर के लेसन होते हैं। उसी तरह से प्रस्तावना के अंदर में जितनी सभी संविधान बातें हैं सब प्रस्तावना में निहित है। अब इसमें जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं उन सभी बातों को हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हुए चलेंगे। तो इसके आगे यदि बात करते हैं तो उद्देशिका मैंने यहां पर बताया, तो उद्देशिका इसको क्यों कहते हैं? थोड़ा सा कलर का प्रॉब्लम था, ब्लैक इस पर नहीं आ रहा है बोर्ड पर, तो उद्देशिका फिर से लिख दे रहे हैं, उद्देशिका। चलिए, अब तो क्लियर हो गया। मैं यहां पर एक बात बोलूंगा कि प्रस्तावना को उद्देशिका आखिर कहते क्यों है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव प्रपोजल लॉन्च किया था, उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। तो इसीलिए प्रस्तावना को क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं। नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए थे? नेहरू जी यानी भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसीलिए प्रस्तावना को क्या कहते हैं? प्रस्तावना का एक दूसरा नाम है उद्देशिका। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रस्तावना के विषय में और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात मैंने बताया कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना संविधान की एक ऐसी कुंजी है जो संविधान को पारदर्शी करती है, पारदर्शी बनाती है। अब प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना एक कविता है, कविता जैसा है, उसको सेट किया गया है। जैसे कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता बनाए रखने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के आज तारीख 26 नवंबर 1949 तिथि मार्ग से शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मर्पित करते हैं। तो एक बात यहां पर समझ में आ गया कि हमारा संविधान को कब अंगीकार किया गया। अंगीकार कब किया गया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे संविधान को अंगीकार कब किया गया? अंगीकार माने स्वीकार जिसको कह सकते हैं। अंगीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949, नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया।
जिस दिन प्रस्ताव मैं कह सकते हैं कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर यही होगा, 26/9/1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ थी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी बनता होगा कि संविधान बनकर तैयार हो गया लेकिन 2 महीने बाद लागू क्यों हुआ। 2 महीने का अंतर है, 2 महीने बाद लागू क्यों हुआ, ये दोनों के बीच में डिफरेंस 2 महीने का है। 2 महीने बाद लागू क्यों हुआ, तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना है। लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, लगभग कोई भी अधिवेशन होते थे कांग्रेस सेशन, एक एक महीने चलते थे, कुछ ज्यादा भी चल सकते थे। तो लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। तो उसी दौरान 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे, उस समय लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू यही अध्यक्ष थे। तो इन्होंने क्या किया था कि उस दिन रावी नदी किनारे एक संकल्प लिया था कि आज से हम लोग गुलाम नहीं रहेंगे। तो क्या हुआ कि अनंत माताओं के गोद सूने हो गए, अनंत औरतों के सुहाग भरे सिंदूर उजड़ गए तथा अनंत बहनों के भाई इस स्वतंत्रता के बलि वेदी पर चढ़कर अमर गति को प्राप्त हुए। परिवार के परिवार इस स्वतंत्रता रूपी पवित्र यज्ञ की अग्नि में जल के भस्मासत हो गए। तब जाकर के स्वतंत्रता मिली। इस चीज को याद रखिए, तब जाके स्वतंत्रता मिली। अतः क्रांतिकारियों ने जो नारा दिया था कि आज से हम लोग गुलाम नहीं रहेंगे, तब पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, फर्स्ट टाइम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। और क्रांतिकारियों ने यही शपथ लिया कि आज से हम लोग गुलाम नहीं रहेंगे। इसी क्रांतिकारियों के यादगार शहादत बलिदान की घटनाओं को यादगार बनाने के लिए ना 2 महीने का जो डेट हुआ ना, 2 महीने एक्सटेंड करना पड़ा। क्योंकि हमारे संविधान तो अंगीकार यही हो गया था, लेकिन संविधान को लागू कब किया गया, तो 2 महीने बाद लागू किया गया। क्यों, क्योंकि इसी लाहौर अधिवेशन की घटना को यादगार बनाने के लिए। यहां पर तो हमको ऐसा उम्मीद है कि किसी को कोई डाउट होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। क्या आगे बढ़ जाए, तो आगे बढ़ा जाए तो इसी के सेंस में अब आगे बढ़ते हैं कि प्रस्तावना से जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को निकालते हुए हम लोग इसको आगे की ओर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले यहां पर चलते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के मैंने परिभाषा बता दिया कि संविधान की ऐसी कुंजी जो संविधान को पारदर्शी बनाती है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, प्रस्तावना क्यों जरूरी है, जो बातें संविधान में नहीं है, अगर ऐसा कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट का यदि निर्णय लेना होगा तो रेफरेंस कहां से देगा, प्रस्तावना से देगा। इसलिए प्रस्तावना संविधान का एक अचूक भाग भी है, अंग भी है। हालांकि रिटन फॉर्म अंग नहीं है, इसीलिए इसको अंग माना है। आगे चल के इसको केस में समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल बातें हैं कि सबसे पहली बात है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से लिया गया है, प्रस्तावना कहां से लिया गया है, माने प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से कॉपी किया गया है। मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका के लोग नहीं है, वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया है। कॉपी करने का मतलब होता है कि जो भी चीजें होती है उसको कॉन्सेप्ट लिया जाता है। कोई चीज को देखते हैं और कहीं पर किसी का अच्छा चीज नजर आता है तो उसको हम लोग एडप्ट करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, समाज हो, कुछ भी हो, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी तरह से प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। यही बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ फ्रेमवर्क कहां से लिया गया है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें तो हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो। अब जैसे प्रस्तावना को चलते हैं, तो प्रस्तावना को हम लोग स्टडी करेंगे, तो प्रस्तावना को 3 भाग में बांट के अध्ययन करना पड़ेगा। जहां से हम लोग का प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रस्तावना को कितने भाग में अध्ययन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन निकालने के लिए मैंने तो प्रस्तावना पढ़ के सुना दिया, लेकिन इसको क्वेश्चन निकालेंगे तो इसको 3 भाग में इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए इसके 3 भाग में अध्ययन करने के लिए एक और नया पेज ले लेते हैं। पेज की तो यहां पर कमी नहीं है, तो लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना के 3 मूल भाग हैं। एक हो गया स्रोत, संविधान का स्रोत यानी इसका सोर्स कहां से लिया गया है,
स्रोत क्या है, इसका स्रोत क्या है। दूसरा चीज है कि इसका स्वरूप कैसा है, स्वरूप। और तीसरा चीज क्या है कि इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है। ये तीन बातों पर हम ध्यान रखेंगे तो प्रस्तावना को आसानी से हम तोड़ पाएंगे, कोई दिक्कत। अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं स्रोत, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत जो है वो पहला लाइन देता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना में जो है इसको कह सकते हैं स्रोत नहीं कह के इसको शक्ति का स्रोत कहें तो और बढ़िया लगेगा। शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत, यानी जो स्रोत जो है शक्ति का, ये कहां से लिया गया है, तो ये शक्ति हमको प्रस्तावना कौन देता है, प्रस्तावना को शक्ति कौन देता है, जनता। कौन जनता है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो हम लोग वी बोलते हैं वो प्लूरल वर्ड है, बहुवचन शब्द है, यानी हम जो बोलते हैं ना, हम लोग बिहारी है, तो बिहारी कभी सिंगल नहीं होता, हमेशा प्लूरल होता है। हम है, मैं कभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम बिहारी है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हम भारत के लोग कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी एक सिंगुलर वर्ड नहीं है, प्लूरल वर्ड है, यानी भारत के लोग यानी भारत की जनता। तो शक्ति का स्रोत कौन सा है, लोकतंत्र की शक्ति का स्रोत ही होता है जनता। तो पहला लाइन क्या हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्द से हुई है, हम भारत के लोग। कहां से हुई है, हम भारत के लोग से। दूसरा है कि यहां पर जो 5 वर्ड इसके आगे आएंगे वो क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, स्वरूप है कि कैसा हमारा संविधान होगा। अब 5 जो बाद में आएंगे ना, वो इसका मतलब ये बताता है कि हमारा संविधान बनाने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर। तो हम भारत के लोग, पहला वर्ड हो गया शक्ति का स्रोत। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो जिसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को एक हाथ में एक वर्ड में लिख सकते हैं, संप्रभुता, सोवरेंटी, संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, समाजवादी। तीसरा पॉइंट हो गया पंथ निरपेक्ष। चौथा पॉइंट हो गया लोकतंत्रात्मक। पांचवा हो गया गणराज्य यानी गणतंत्र। गणतंत्र, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए ये 5 जो पॉइंट हो गया लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहीं पर क्लियर कर देते हैं, छोड़िए इसका कोई जरूरत नहीं है। देखिए, चाहे गणतंत्र को लिखिए लिया जाए, गणतंत्रात्मक, तो इसका स्वरूप जो हो गया ना, ये इसका 5 गो स्वरूप हो गया। सबसे पहले अगर समझते हैं तो सोवरेंटी को समझते हैं, किसको, संप्रभुता को। तो संप्रभुता को समझने के लिए, अच्छा इसका उद्देश्य भी लिख दे क्या, नहीं पहले इसको समझ लिया जाए, पेज का तो कमी नहीं है। सबसे पहले अगर संप्रभुता को समझते हैं, किसको, संप्रभुता, तो एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज सोवरेंटी, संप्रभुता क्या है। तो संप्रभुता को समझने के लिए सबसे पहले राज्य को समझना जरूरी है। तो राज्य क्या है, सबसे पहले राज्य क्या है, संप्रभुता को समझने के लिए मैंने बोला कि राज्य को समझना जरूरी है। तो एक वर्ड आता है कि राज्य क्या है। तो राज्य का परिभाषा होता है कि किसी राज्य को राज्य कहलाने के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। इसके परिभाषा में चारों तत्व आते हैं। राज्य का परिभाषा होता है कि एक निश्चित जनसंख्या के दायरे में रहकर, जिसका एक निश्चित भूभाग हो, उसका एक अस्थायी सरकार हो तथा आंतरिक एवं बाहरी रूप से पूर्णतः स्वतंत्र हो, उसे ही राज्य कहते हैं। तो क्या क्वेश्चन उठता है कि बिहार राज्य है या नहीं, एक क्वेश्चन उठता है संप्रभुता के साथ कि क्या बिहार राज्य है या नहीं है, या नहीं। इसमें क्वेश्चन बनता है क्या बिहार राज्य है या नहीं। तो यदि राज्य के परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो बिहार राज्य नहीं है, क्योंकि किसी राज्य को राज्य कहलाने के लिए 4 तत्व होना चाहिए। कौन कौन चीज, तो पहला हो गया जनसंख्या। क्या हो गया जी, जनसंख्या। अब जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो रूसो कहा है कि किसी राज्य को राज्य कराने के लिए जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। अब कहिएगा क्या सर बिहार की आबादी 10,000 नहीं है, पहला डाटा को पूरा करता है, 1 नंबर को। दूसरा है राज्य के लिए चाहिए निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग,
एक्वायर एरिया, तो बिहार का एक नक्शा है ना जी कि इतना दूर बिहार है, इतना दूर बिहार है, तो एक्वायर एरिया भी है, निश्चित भूभाग भी है। तीसरा पॉइंट है अस्थाई सरकार। सरकार तो है ही, जैसे कि अभी नीतीश कुमार है, इनके पहले कहीं ना कहीं जीतन मांझी थे, उनके पहले नीतीश कुमार थे, उनके पहले लालू परिवार की सरकार 15 साल रही, उनके पहले जगन्नाथ मिश्रा रहे, कोई ना कोई सरकार तो रहे की। ये तीनों पॉइंट को बिहार राज्य का सिंबल देता है, लेकिन राज्य के लिए चौथा तत्व चाहिए, संप्रभुता। क्या चाहिए जी? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक एवं बाहरी रूप से पूर्णतः स्वतंत्र, इसी को संप्रभुता कहते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रीडम होनी चाहिए। तो बिहार को न आंतरिक स्वतंत्र है न बाहरी स्वतंत्र है, इसलिए बिहार राज्य नहीं है, क्योंकि बिहार के पास संप्रभुता, या भारत के 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित राज्यों के पास संप्रभुता का अभाव है, इसीलिए बिहार राज्य नहीं है। नहीं पर सही टिक होगा, इसीलिए बिहार राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैंने बताया कि संप्रभुता का अभाव है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया कि संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक एवं बाहरी रूप से पूर्णतः स्वतंत्र। अब आप पूछिएगा कैसे नहीं है? अगर बिहार चाहेगा तो नेपाल से समझौता कर लेगा। कौन करेगा? भारत नेपाल समझौता। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान समझौता कभी सुने हैं? भारत पाकिस्तान समझौता। इसलिए भारत एक क्या है? सोवरेन कंट्री है या स्टेट है। भारत एक संप्रभुत्व राज्य है। इंटरनेशनल भाषा में राज्य की 4 परिभाषाएं होती है। तो संप्रभुता, संप्रभुता समझ गए, मेक इन डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता। यदि हम बात करते हैं कि अगर कोई क्राइम होता है तो क्या हाई कोर्ट तक निपट जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है ना हर स्टेट को, और सुप्रीम कोर्ट अपने अपने स्टेट से तो बाहर है। तब भारत का कोई भी राज्य नहीं है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो दूसरा पॉइंट है समाजवादी। यदि समाजवादी की बात करते हैं, चलिए समाजवादी पढ़ाते हैं। सबसे पहले एक चीज को आप लोग को इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि अगस्ता जीएस एकेडमी का एक बैच आया है, प्रज्ञान मेंस का बैच आया है। ये प्रज्ञान बैच के नाम से फेमस है। तो इसका बैच जो स्टार्ट हो रहा है 8 अक्टूबर से स्टार्टिंग है। फी है 2999 रुपया। अभी कोर्स बहुत स्लो में चल रहा है, चूंकि इतनी छुट्टियां है कि कोर्स बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोग ना इसको, जो लोग मेंस की तैयारी करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि कंप्लीट सिलेबस कराए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि कंप्लीट सिलेबस होगा, और कंप्लीट सिलेबस का यहाँ पर मतलब हो गया कि आप सिर्फ यहीं 71वीं मैंने 70वीं 71वीं के लिए नहीं, इसके आगे भी आप लोग जो भी हो जाएगा उसके लिए भी आप लोग की तैयारी भरपूर की जाएगी। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम की बातें हैं। जो फैकल्टी है आपके सामने है, कौन कौन पढ़ाएंगे? मुकेश सर है, आनंद सर पढ़ाएंगे आपको, विकास सर साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं, असित सर पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाते हैं। मैं तो आपको पॉलिटी का सेगमेंट लेके आया हूँ। सत्यम सर आपको डीआई का क्लास लेंगे। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलेगा, कि ताकि बच्चों को तैयारी करने में क्या क्या कठिनाई आती है, जो सिलेक्टेड लोग हैं वो आपके सामने उपस्थित कराए जाएंगे। मेंस बैच का ये भी फायदा है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो एक सर अपने लाए हैं 899 रुपया का बैच, जिसमें कि आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया और करंट अफेयर्स, इन तीनों में से जिनको समस्या हो तो इस बैच को परचेज करना न भूले। इसका सबसे बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, 80 घंटा का क्लास मिलेगा, और डायग्राम फ्लो चार्ट बेसिस पर क्लास चलेंगे। ठीक है, और आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर चलेगा। तो कुल मिलाकर के इस बैच को जिनको जरूरत होगा, जो लोग को अगर इस तीनों टॉपिक में दिक्कत है, तो वो लोग क्लास लेना ना भूले। इसके अलावा सर का साइंस एंड टेक का, विकास सर का भी क्लास है। इस सेम पैकेज वहाँ भी है, अब क्लास सेम है, तो इनका भी 799 रुपया इसका फी है। तो मेंस का आंसर राइटिंग सब कुछ मिलेगा इसमें भी। तो ये मेंस का बैच है। इसके अलावा कुछ प्रीलिम्स के भी बैच है, जैसे कि फिजिक्स का बैच है, विकास सर दे रहे हैं। उसके अलावा जो बैच है ये आपको
हिस्ट्री का बैच है जो कि 699 रुपया इसका फी है। ये जो कि जितने ऑब्जेक्टिव आते हैं बीपीएससी, एडीओ, बीएसएससी, सीजीएल, बिहार दरोगा, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, इन सब में पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये है। इसके अलावे बहुत जल्द आपको मेरा भी ऑब्जेक्टिव का क्लास नजर आएगा, मेरा भी पीटी का क्लास नजर आएगा। तो उसके लिए अभी डेट और बैच की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए मैं उस पर कुछ बोल पाने में असमर्थ हूं। दूसरा पॉइंट यदि बात करते हैं तो समाजवादी। समाजवादी की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो समाजवाद में सबसे बड़ी बात है, समाजवाद में सबसे बड़ी बात है कि समाज और वाद ये दो विचारधाराओं से बना है। समाज और वाद दो विचारधाराओं से बना है। अब देखिए जितने संविवाद है वे सब के संविवाद के घेरे में उत्पन्न हुए हैं, चाहे समाजवाद हो, उपनिवेशवाद हो, साम्राज्यवाद हो, आतंकवाद हो, ये सब कहीं ना कहीं विवाद के घेरे में उत्पन्न हुए हैं। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है कि विषमताओं को दूर कर समानता लाना ही समाजवाद कहलाता है। विषमताओं को दूर कर, भेदभाव को दूर कर समाज में समानता लाना ही क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। तो यही समाजवाद का सबसे मूल लक्षण है कि जितनी विषमताएं हैं उसको दूर करके समाज में समानता लाना समाजवाद कहलाता है। चाहे वह आर्थिक विषमता हो, सामाजिक विषमता हो, जातिगत विषमता हो, राजनीतिक विषमता हो, इन सभी विषमताओं को दूर करके समाज में समानता लाना ही समाजवाद का पहला लक्षण माना जाता है। इसके अलावे यदि चर्चा करते हैं, इसके अलावे चर्चा करते हैं तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष की चर्चा करते हैं। तो पंथ निरपेक्ष का एक बात हो गया कि पंथ, पथ मतलब रास्ता हो गया, निरपेक्ष मतलब पक्षपात से रहित, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, राज्य का कोई अपना पंथ नहीं है, वो पंथ में पक्षपात रहित है। ठीक है ना। इसके अलावा ये भी समझ सकते हैं कि जिसको जो मन करे उस धर्म को माने, उस पंथ को माने, उसका पालन पोषण करे, उसका विकास करे, यहाँ पर कोई रोक छेक नहीं है। जिसको मन करे, मैं एक लाइन में पूछूं कि जिसको मन करे वो जूता का पूजा करे, जिसको मन करे कुत्ता का पूजा करे, जिसको मन करे पूरब पूजा करे, जिसको मन करे पश्चिम पूजा करे, यहाँ पर संवैधानिक तौर पर सरकार की कोई बाध्यता नहीं होती है। इसी का नाम है पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। लोकतंत्रात्मक यानी जनता का शासन, लोकतंत्रात्मक। जैसे कि बहुत पहले आप लोग देखे होंगे कि अब्राहम लिंकन का परिभाषा दिया गया था कि द डेमोक्रेसी आर गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था है जिसका नाम है लोकतंत्र। लेकिन अरस्तु इसको काट किया बहुत पहले ही। अरस्तु कहा था कि डेमोक्रेसी आर फुलिश गवर्नमेंट, लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। जिसको एक बार चुन देते हैं ना, वो आपका एक्सप्लोटेशन करते रहता है। तभी तो बिहार जैसे पढ़े लिखे राज्यों में अनपढ़ भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, ये कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो ये लोकतंत्र की ही ताकत है, दूसरी जगह नहीं हो सकता है। हर जगह पर आपको क्वालिफिकेशन की बातें आती हैं। चपरासी बनने के लिए आपको मैट्रिक पास, 8वीं पास, 7वीं पास होना जरूरी है, लेकिन नेता बनने के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको अंगूठा छाप भी रहेंगे तो चलेगा। कहीं संविधान में इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वर्णन नहीं किया गया है। मैं ये बात नहीं कहता हूं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो समझदार नहीं होते, ऐसा बात नहीं बोला, लेकिन कहीं वर्णन नहीं है लोकतंत्रात्मक। गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य मतलब गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब हो गया कि जो शासन का जो प्रधान होता है वंशानुगत ना होकर के क्या हो, निर्वाचित हो। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब आ जाइए, इसका यदि बात करते हैं तो ये बात मैंने बताया कि संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहां पर ना इसका पर्पस क्या है, तो पहला पर्पस होता है, इनका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका पहला पर्पस है न्याय। क्या है जी? न्याय। तो कितने तरह की न्याय की वकालत की गई है, तो यहां पर 3 तरह की न्याय की वकालत की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और तीसरा क्या हो गया, राजनीतिक।
यहां पर इसका पर्पस क्या है, जितने इसके स्ट्रक्चर है, संविधान का पर्पस क्या है कि सभी के साथ न्याय हो, समाज में कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे, ये सामाजिक न्याय हो गया। आर्थिक न्याय की बात करते, धन के आधार पर भेदभाव ना हो, गरीब और अमीर के लिए कानून एक जैसा रहे, आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक। और राजनीतिक न्याय की यदि चर्चा करते हैं, पॉलिटिकल न्याय की चर्चा करते हैं, राजनीतिक न्याय की चर्चा करते हैं, तो यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि राजनीतिक न्याय में कि यहां पर एक गरीब व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैंने यही एग्जाम्पल दिया कि एक चाय बेचने वाला भी यहां पर भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है या बन सकता है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म। अगला पॉइंट क्या है कि विचार अभिव्यक्ति, यहां पर व्यक्ति को ना विचार को, अपने अपने विचार को अभिव्यक्त करने की आजादी है। क्या आजादी है जी? अपने अपने विचार को अभिव्यक्त करने की आजादी है। तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, तो कह सकते हैं कि यहां पर जो स्वतंत्रता है, वो आजादी मिली है, तो स्वतंत्रता मिली है। इसका पर्पस क्या है कि विचार अभिव्यक्ति की आजादी है। विचार अभिव्यक्ति किस पर होता है? स्वतंत्रता पर। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, यही नहीं जी। अपने बात को कहने की आजादी है, विचार को अभिव्यक्त करने की आजादी है, विश्वास करने की आजादी है, अपने धर्म को मानने की आजादी है, और पूजा पाठ करने की आजादी है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता बनाए रखने के लिए। तीसरा क्या है? डिग्निटी ऑफ पर्सन, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, अब व्यक्ति की गरिमा का बहुत बड़ा महत्व है। डिग्निटी ऑफ पर्सन का बहुत बड़ा महत्व है कि व्यक्ति की गरिमा की यदि बात करते हैं तो आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं भारतीय हूं, वी आर एन इंडियन, हम भारतीय हैं। ये व्यक्ति की गरिमा की ताकत है। आज देखते हैं कि यूक्रेन युद्ध हुआ तो वहां पर जितने पाकिस्तानी थे वो सब भारतीय कह के बचने लगे। ये व्यक्ति की गरिमा है, हमारे राष्ट्र की गरिमा है, व्यक्ति की गरिमा। यहां तक है ना डिग्निटी ऑफ पर्सन। और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता एवं अखंडता। आप ऐसा कहीं नहीं कह सकते हैं, एकता और अखंडता को कहीं भी आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पर अगर कहीं क्वेश्चन उठता है तो आप देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली। फेडरनिटी, बंधुता को बढ़ाने के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए, फेडरनिटी मतलब बंधुता, आपसी भाईचारा, बंधुता को बढ़ाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प होकर के तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा अधिनियमित अंगीकृत एवं आत्मर्पित किए। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान को इसी दिन अंगीकार किए। जिस दिन अंगीकार हुआ ना, तो उस दिन ना टोटल 284 मेंबर, 299 मेंबर थे, 284 मेंबर यहाँ पर क्या किए थे? साइन किए थे संविधान सभा में। यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया कि यहां पर हम लोगों के माध्यम से कोई चीज दिक्कत नहीं आई। तो मैंने यहीं पर प्रस्तावना आपको, एक टर्म प्रस्तावना का एक पार्ट समाप्त कर दिया। अब प्रस्तावना से कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ क्वेश्चंस आए, तो उन तमाम क्वेश्चंस के स्वरूपों पर अब हम लोग को चर्चा करनी है। तो यहां तक तो हो गया। अब इसके आगे चलते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि प्रस्तावना में आज तक कोई संशोधन हुआ या नहीं हुआ। यहां से एक प्रश्न संशोधन से रह जाते हैं, प्रस्तावना के संशोधन से, तो उस संशोधन के टर्म पर एक बार हम लोग को चर्चा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यदि अमेंडमेंट की चर्चा करते हैं, प्रस्तावना के संशोधन की चर्चा करते हैं, अमेंडमेंट की चर्चा करते हैं, तो अब एक बार संशोधन से 10 क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चन पर हम लोग देख लेते हैं। संशोधन, अगर संशोधन की बात करते हैं तो
यहां पर देख लीजिएगा कि प्रस्तावना से कौन सा संशोधन संबंधित है, तो संविधान का 42वां संशोधन संबंधित है। कौन संशोधन? 42वां संशोधन संबंधित है। कब हुआ था? 1976 में। तो एक क्वेश्चन पूछता है, मैं यहां क्वेश्चन नंबर देते जा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो उसका जवाब होगा मात्र एक बार। दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं कि प्रस्तावना में कौन सा संशोधन संबंधित है, तो 42वां संशोधन। तीसरा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि प्रस्तावना में किस वर्ष संशोधित किया गया, तो 1976 में। तीन क्वेश्चन यहां से निकल गया। प्रस्तावना से कौन सा संशोधन संबंधित है, तो 42वां संशोधन। दूसरा कब हुआ था और कितनी बार संशोधन हुआ, तो मात्र ओनली 1 टाइम्स। अब यहां पर जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, क्या क्या बातें रखी गई, तो यहां पर 3 बातें रखी गई। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 3 वर्ड को जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यहां पर तो हम उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव का अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा 42वें संशोधन के अनुसार शब्द नहीं जोड़ा गया, तो 3 ऑप्शन ए देता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, एगो लोकतंत्रात्मक या गणराज्य गणतंत्रात्मक। तो एगो इसमें से 3 वर्ड छोड़ा के जो चौथा वर्ड आएगा वो नहीं जोड़ा गया, पहली बात। दूसरी बात कि यहां से तो ये वो क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन यहां पर से एक पूछता है कि समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, किस संशोधन से जोड़ा गया। तो 5 और 6 2 क्वेश्चन हो गया, कब जोड़ा गया और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यहां पर भी दोनों पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया और किस संशोधन से जोड़ा गया, और अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया और किस संशोधन से जोड़ा गया। ये आपको 10 क्वेश्चन होता है। उसके बाद से एक कह सकते हैं कि 11वां क्वेश्चन भी ले लीजिए कि लघु संविधान किस संशोधन को कहते हैं, तो 42वां संशोधन। 42वां संशोधन किसके समय में हुआ था, तो इंदिरा गांधी के समय में, शासनकाल में हुआ था, इमरजेंसी के समय हुआ था। तो ये 10-12 क्वेश्चन यहां से कहीं ना कहीं बनते रहते हैं, अक्सर बनते हैं। अब कुछ यहां पर चलते हैं, ये तो क्लियर 10-12 क्वेश्चन हो गए एक फ्लो चार्ट से, एक डायग्राम से। अब देखिएगा कि कुछ यहां पर क्वेश्चन बनते हैं कि कुछ बड़े लोग जो है यहां पर कुछ बातें कहे हैं, जो लोग इस प्रस्तावना के विषय में कहे हैं उससे क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। परिचय पत्र किसने कहा है, इसका जवाब होता है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। एक क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह किसने कहा था। जो प्रस्तावना संबंधी उक्तियां है, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये जो कहे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा इसे कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना को। लेकिन यहां पर कभी कभी संविधान की आत्मा का क्वेश्चन बनता है तो दे देता है कि अनुच्छेद 32।
यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो कभी कभी ये भी आंसर होता है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस को समझ जाइए। यदि पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो निसंकोच आपको आंसर देना है प्रस्तावना को। लेकिन क्वेश्चन यदि घुमा के कहे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तब जाकर के आंसर होगा अनुच्छेद 32। यहां तक क्लियर हो गया। आप इसको सीधे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं कुछ इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इस चीज को मैं देख लेता हूं कि सबसे पहले एक और दो क्वेश्चन बनते हैं कि इस पर जो केस हुए थे, प्रस्तावना पर क्या क्या केस हुआ था। पेरूवाली संघवाद केस, तो चलिए एक केस को देख लेते हैं, वेरूवाली संघवाद। पेरूवाली संघवाद, बेरूवाली संघवाद की यदि बात करते हैं तो बेरूवाली संघवाद जो केस हुआ था, बेरूवाली संघवाद का जो केस हुआ था, एक कब हुआ था, 1960 में, 1960, 1916 लिखा गया, सॉरी 1960 में हुआ था, अभी मिस्टेक हो जाता है, 1960 में होता, 1960 में। इसमें क्वेश्चन उठा था कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो बेरूवाली संघवाद केस में ये बात डिसीजन आया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा आया केशवानंद भारती वर्सेज केरलवाद, केशवानंद भारती वर्सेज केरलवाद, ये कब आया था, 1973 में। केशवानंद भारती वर्सेज केरलवाद जो केस आया था, यह कब आया था, 1973 में आया था। इसमें क्या किया गया कि इसमें डिसीजन आया कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। तो जब प्रस्तावना संविधान का अंग है या भाग है तो इसमें परिवर्तन, इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो इसमें संशोधन, अमेंडमेंट, संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, कोई दिक्कत। लेकिन यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कंडीशन लगा दिया कि इसके मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु इसके मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया। इसके बाद ही आप देखिएगा कि जब 1973 में ये घटना घटी या एक केस का डिसीजन आया, तब जाकर के 1976 में आपको संविधान का 42वां संशोधन हुआ, जिसमें कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो यहां पर दो केस को आप समझ गए, वेरूवाली संघवाद केस, दूसरा हो गया केशवानंद भारती वर्सेज केरलवाद केस। पहला में क्या है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दूसरा कहा है कि संविधान का अंग है। और बताइए कि केशवानंद भारती केस में क्यों कहना पड़ा, एक क्वेश्चन लास्ट यहीं पर चलेंगे कि क्यों कहना पड़ा, क्योंकि जो चीजें संविधान में वर्णित नहीं है, उन अगर सुप्रीम कोर्ट में वैसा केस आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल को ही रिफरेंस मान के इसका डिसीजन देगा। इसलिए यह दृश्य भाग नहीं है, अदृश्य भाग है, ठीक है ना। पूरे संविधान किसमें निहित है, प्रस्तावना में निहित है। तो मैंने इसी शब्दों के साथ एक बार फिर से बोले कि प्रस्तावना संविधान की एक ऐसी कुंजी है जो संविधान को क्या करती है, पारदर्शी बनाती है, संविधान को ट्रांसपेरेंट करती है।
एक बार फिर से मैं आप लोग को रिमाइंड कर दूं कि यहाँ पर बीपीएससी मेंस का प्रज्ञान बैच जो है वो मेंस को लेकर के मेंस ओरिएंटेड है, जो कि 8 अक्टूबर से चालू है। अभी क्लास स्लो मोड में चल रहा है फेस्टिवल की वजह से। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास चलेंगे, कंप्लीट सिलेबस भी चलेगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि 200 घंटा से प्लस क्लास चलेंगी। उसके अलावा जो यहाँ पर है टीचर्स जो होंगे रिटन मॉडल आंसर भी देंगे। उसके अलावा थ्योरी बेस्ड क्लास चलेगा, आंसर राइटिंग स्किल पर ध्यान दिया जाएगा। ये पूरे के पूरे आपको टीम जो पढ़ाएंगे, यहाँ पर मुकेश सर हो गए, ये तो मैं खुद आर के दुबे, यहाँ पर सत्यम सर हो गए, ये आपको आनंद सर हो, ये आपको आशित सर हो गए, ये आपको विकास सर हो गए। ये सभी टीचर आपको मिल करके यहाँ पर क्लास देंगे। उसके अलावा यदि यहाँ पर देखा जाए तो फैकल्टी तो आपके सामने ही है, और यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाने की बातें हैं, जिसमें कि जो सिलेक्टेड लोग हैं आपको कहीं ना कहीं गाइड करने के लिए इन लोगों को अप्रोच किया गया है, जो अपने यहाँ के सिलेक्टेड स्टूडेंट है। तीसरी बात है कि मेंस ओरिएंटेड एक बैच सर ला दिए है, जिसमें कि आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न इंडिया है और करंट अफेयर्स है। इन तीनों बैच को ना फी है 899 रुपया यानी 900 रुपया, जिसमें कि आपको सेम चीज़ है, लाइव क्लास, कंप्लीट सिलेबस, 80 घंटा प्लस क्लास चलेगा। ये आपको मुकेश सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो साइंस एंड टेक में बहुत बच्चों का आर्ट्स पार्ट सही है, साइंस पार्ट कमज़ोर है, तो आर्ट्स पार्ट के लिए ना साइंस एंड टेक का मेंस का बैच विकास सर लेके आए हैं, जिसका कि 799 रुपया फी है। उसके बाद से प्रीलिम्स ओरिएंटेड 2 सब्जेक्ट के बैच आ चुके हैं, और धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट के बैच आएंगे। तो इसमें फिजिक्स का जो फी है वो 499 रुपया है, हिंदी मीडियम में है। ये आपको किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आप देख लीजिए, चाहे वो बीपीएससी है 72वीं के लिए, एईडीओ है, बीपीएससी, बीएसएससी सीजीएल है, बिहार दरोगा है, एनटीपीसी है, आरआरबी है, इन सभी के लिए है। और सेम इसी तरह से एक और प्रीलिम्स का बैच है जो मुकेश सर हिस्ट्री के लिए लाए हैं, कंप्लीट हिंदी मीडियम में 699 रुपया में। तो कुल मिलाकर के ये बैच आपके सामने उपलब्ध है, और बहुत जल्द आगामी जो बैच आने वाला है हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे करके बैच आएगा। तो ठीक इसी शब्दों के साथ मैं प्रियम्बल को यहाँ पर पूरा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि किसी भी सेट से आप क्वेश्चन मारिए तो क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, और बनना नहीं चाहिए, बनेगा। तो इसी शब्दों के साथ जय हिंद,